हेलो जी, मैं आपको एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल में वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं हॉल वोल्टेज के पास पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको हॉल वोल्टेज के पास पेपर में कोई इश्यू है और आप चाहते हो कि जी आपका वो प्रॉब्लम हल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। स्टेट द कंडीशन फॉर द चार्ज पार्टिकल टू एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है मैग्नेटिक जो फोर्स होती है चार्ज पार्टिकल पे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। और इसमें क्यू इज द चार्ज, वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और साइन थीटा जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड वेलोसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि चार्ज पार्टिकल मस्ट बी मूविंग। और मूविंग किस कंडीशन में होना चाहिए? अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहे हैं, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, तो फिर चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि एंगल आपके पास जीरो हो गया है। पैरेलल मूव करेगा या एंटी पैरेलल मूव करेगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होनी हो जाएगी। तो पहली कंडीशन है वो मूव करना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है। इट मस्ट हैव सम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। आइडिया क्लियर होना चाहिए। अब इतने लिखने पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम नहीं लगाऊंगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल आपके पास ऐसे मूव कर रहे हैं, तो आप देखें इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनता है। तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो उस पे फोर्स जीरो होगी। तो पहली कंडीशन, ये 2 मार्क्स में से आपको दोनों मार्क्स तब मिलेंगे कि जब आप ये बात पे लिखोगे कि चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए और मोशन की अब वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले पार्ट पे, स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी, एक्सप्लेन अदर सिंबल्स यूज। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये कि क्यू वी बी साइन थीटा। आपने सिंबल्स को बताना है, क्या क्या सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सो वी वेलोसिटी, क्यू चार्ज और थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। A sample of a conductor with the rectangular faces is situated inside the magnetic field. As you can see, that is the magnetic field, and this is the direction of motion of electrons. वो इस फेस से अंदर जा रहे हैं। Magnetic flux field is normal to the face ABCD. Okay, you can read it. Electrons enter or experience force due to the magnetic field. On figure, shade the face to which the electrons tend to move एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेस। अब देखें, इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालने के लिए आप फ्लेमिंग राइट हैंड यूज कर सकते हैं, या आप अगर ये अज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होते, तो उन पे फोर्स किधर लगती, तो फिर उसको अपोजिट करके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल सकते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको पता है थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन होती है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, और इंडेक्स फिंगर जो है आप जो है उसकी पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स वो इस डायरेक्शन में आता, इधर। दैट शोज कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स द अपोजिट फेस। और आप चाहें, आप सोचें तो आप खुद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर को बच्चों आप रखते हैं डाउनवर्ड और मिडिल फिंगर को टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आप थंब की डायरेक्शन देखें तो थंब जो है वो टुवर्ड्स दिस फेस होगा। तो आपने क्या करना है कि इस फेस को शेड कर देना है, इलेक्ट्रॉन इस फेस की तरफ मूव करेंगे। एज अ रिजल्ट जो ये जो है इस पे चार्ज नेगेटिव हो जाएगा और इधर जो है वो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। सो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू फेसेस जनरेट होगी, जिसको हॉल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ये आपको एक नंबर मिल गया। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड causes a potential difference between the two faces of the conductor. Using the let state the faces between which the potential difference will occur. ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये फेस ए ई एच डी, दिस इज वन फेस, और अदर फेस इज बी सी जी एफ। ठीक है, सो explain why the potential difference in B causes an additional force on the movement of electrons in the conductor. जाहिर है अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा यहाँ से बच्चों, इस पे इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन पे, जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पे फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो अब इस पे इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, वो इस डायरेक्शन में है। सो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल पे सीधा गुजर जाएगा। उस वक्त जो हॉल वोल्टेज होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो आपने इसमें ये कहना है कि जी चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई ड्यू टू द वोल्टेज, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, कॉज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करता है, कॉजेज या गिव राइज टू द पोटेंशियल डिफरेंस, गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले आपने इसकी रीजन बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आया, और दैट विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड if there is electric field, so you can say कि force on the charge particle will be E time Q, where E is electric field strength and Q is the charge. Okay, so that's why electric field give rise to the force on an electron. सिंपल, कोई फॉर्मूले की एप्लीकेशन नहीं पूछी। लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, यू कैन रीड इट। और इसमें आपको क्या गिवन है, आई विल अगेन रिकमेंड कि आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें और फिर अपना आंसर जो है मुझसे मैच करें। ठीक है, ओके। सो सो जो है इस क्वेश्चन में देखें, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट यहाँ से इधर एंटर हो रहा है। ठीक है, अब ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, दैट मीन्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, और जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 0.1 मिलीमीटर। पूछना क्या चाह रहा है, सम ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्लाइस आर लेबल्ड, करंट ऑफ 3.8 एम्पेयर इज नॉर्मल टू द फेस, और इसमें जो नंबर डेंसिटी एल्यूमिनियम के अंदर, दैट इज एन, ये आपको गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, so इसलिए इट्स वेरी इजी और आप बड़े आराम से कर सकते हो। हॉल वोल्टेज का ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, और क्वेश्चन में ना भी गिवन होता तो फ्रंट पेज पे आपको पेपर के गिवन होता है। अब क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, यूज दिस फिगर टू स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टी। आपको पता है कि इसमें बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, आई करंट होता है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टी थिकनेस। सो थिकनेस जो होती है इसकी, ये आपके पास थिकनेस होती है, और इस केस में आपके पास थिकनेस की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर। ठीक हो गया, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल वोल्टेज। सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन जो है, इट्स वेरी इजी। हॉल वोल्टेज इस फॉर्मूले में है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आपने डाली 0.13 टाइम करंट इज इन, यहाँ पे आपको गिवन है 3.8, और ये आपको पता है एम्पेयर में ही गिवन है बच्चों। देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एन, और इसकी वैल्यू है दिस। ठीक हो गया,
थिकनेस मिलीमीटर में है बच्चों, इसको आपने बड़े अ, अ, उससे गौर से देखना है कि इसको मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो 0.1 टाइम 10⁻³ और अगली चीज आ गई चार्ज। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पे चूंकि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है आप यहाँ पे डाल देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी आपको डाटा बुकलेट जो पेपर का फ्रंट पेज होता है वहां से मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास हॉल वोल्टेज आ जाएगी। ओके, तो इसमें कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं थी, सिंपल एक फार्मूला गिवन था और उसको यूज करके हॉल वोल्टेज आपने कैलकुलेट करनी थी। बस सिर्फ ख्याल ये रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। आप देखें जो रॉ डाटा है उसके अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें, इसके 2, इसके भी 2, तो बाकी आपके पास ये भी गिवन है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और ये ऑलरेडी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। तो डाटा जो आपका आंसर है उसको राउंड ऑफ करना है टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपके पास, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, दैट इज 5.1 टाइम 10⁻⁻⁷ तो आप देख लें कि हॉल वोल्टेज कितनी कम होती है। वजह यह है कि इसमें एल्यूमिनियम यूज हुआ और उसमें नंबर डेंसिटी उसकी इतनी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इतने ज़्यादा है कि आपके पास हॉल वोल्टेज जो है वो दैट्स वाई इतनी कम आई। ये सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है और करंट जो है आपके पास यहाँ से इधर है। और बाकी बात ये है कि जी द हॉल वोल्टेज इज गिवन बाय दिस स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एन। एन क्या चीज़ है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने एन को बता दिया और आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स कह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये एक दफ़ा अगर आपको क्लियर है तो फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें, ये इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सेमीकंडक्टर होते तो वहाँ पे एन टाइप पी टाइप, तो उस केस में वो नंबर ऑफ होल्स होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। या आप लिख सकते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टी क्या है? द सिंबल टी रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्लाइस। यूज लेटर्स फ्रॉम फिगर 9.1 टू आइडेंटिफाई दिस। ठीक है, थिकनेस ऑफ द स्लाइस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये थिकनेस होती है जिस साइड से आपका करंट जा रहा है, ये थिकनेस होगी। ठीक है, तो आप क्यू आई लिख सकते हैं, आर जेड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पी एक्स लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। सो ये आपने सिंबल को यूज करते हुए इसको लिख दिया कि दैट इज पी एक्स, थिकनेस सेम है, क्यू आई कुछ भी लिखते हैं, आर जेड, तो आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा। ओके, अगले पार्ट पे चलें कि इन जनरल all voltage produced in a slice of metal is very small। so very small होने की क्या वजह हो सकती है? For a slice of the same dimension with the same current and the magnetic flux density, the Hall voltage produced in a semiconductor material is much larger। Suggest and explain why। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहता है सेमीकंडक्टर्स में हॉल वोल्टेज उसी डायमेंशंस उसी करंट के साथ देखें, टी भी सेम रखा हुआ है, बी भी सेम रखा हुआ है, आई भी, क्यू भी, तो सेमीकंडक्टर्स में क्यों ज़्यादा होगी? तो आपने लिखना है कि इस एक्सप्रेशन को देखें, हॉल वोल्टेज इज, दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन बी। आपने सबसे पहली बच्चों बात लिखनी है कि हॉल वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप देखें कि अगली बात कि फ्री जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होते हैं। सो इसलिए जो है हॉल वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, सो सबसे पहले इन्वर्सली प्रोपोर्शन, और फिर देन एन इज वेरी स्मॉल फॉर सेमीकंडक्टर्स। सो इफ
n इज वेरी स्मॉल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो VH, सो VH इज ग्रेटर। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने जस्टिफिकेशन देनी है। इन सम सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स electrons are mainly responsible for conduction. In other semiconducting materials, holes are mainly responsible for the conduction. Suggest and explain the difference, if any, that the conduction by electrons or by holes will have on the Hall voltage. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर सेमी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की स्लाइस यूज की जाए, तो सेमी कंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एन टाइप ही होता है, पी टाइप की होता है। एन टाइप के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और पी टाइप के अंदर जो है होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है। सो उसके बाद जो है इससे क्या इफेक्ट होगा, अब देखें बच्चों, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी करंट की डायरेक्शन ये है, और आपको पता है अगर ये होल्स होंगे तो होल्स, ये कन्वेंशनल करंट है, तो होल्स की डायरेक्शन जो है वो इधर होगी ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है कन्वेंशनल करंट के। इलेक्ट्रॉन उस तरफ से आ रहे होंगे। तो अब सबसे पहले देखें, अगर ये होल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए मैग्नेटिक इंडेक्स फिंगर आप डाउनवर्ड रखें, और जो मिडिल फिंगर है वो टुवर्ड्स लेफ्ट रखें, तो आपके पास जो फोर्स होगी पॉजिटिव चार्ज पे, इन पे इस तरफ होगी, तो होल्स विल मूव टुवर्ड्स दिस। फोर्स की डायरेक्शन देखें, तो ये सामने वाली साइड जो है ये आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। सो हॉल वोल्टेज की ये जो है ये ओरिएंटेशन होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको पता है वो इस तरफ से आएंगे, इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ इस कलर से। कन्वेंशनल करंट के इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब आप अपना जो है राइट हैंड यूज करके इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएं, तो अपना जो इंडेक्स फिंगर है डाउनवर्ड, और जो मिडिल फिंगर है उसको टुवर्ड्स राइट करें, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। इस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, और ये साइड जो है वो पॉजिटिव होगी। तो आप देखें हॉल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दोनों सूरतों में सेम होगा, लेकिन इसकी पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है। पहले जो है ये साइड, इन केस ऑफ होल्स, ये साइड जो है हाई पोटेंशियल पे होगी और ये लो पे होगी, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये साइड हाई पे होगी और ये साइड लो पे होगी। तो आपको समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड विल डिफ्लेक्ट होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स in the same direction, because electrons are negative and holes are positive. So VH has the opposite polarity. ठीक है। VH जो है उसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी दोनों सूरतों में। ठीक हो गया, अपोजिट साइन होगी। सो इलेक्ट्रॉन्स आपका, इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ है, होल के केस में ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ है। अच्छा जी, अगली बात पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए थिन स्लाइस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी एज शोन। ये करंट की डायरेक्शन दी हुई है, और बाकी चीज़ें इसमें क्या दी हुई हैं बच्चों, आप पढ़ लें। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द स्लाइस, स्टेट द फोर्सेस फेसेस बिटवीन विच द हॉल वोल्टेज विल डेवलप। ठीक है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की ये डायरेक्शन है, सॉरी, हाँ ये कन्वेंशनल करंट है, दैट मीन के इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आप जो है इलेक्ट्रॉन अब किस डायरेक्शन में, अगर लेट्स से यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन आपको पता है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कन्वेंशनल करंट। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हुए आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। अपने इंडेक्स फिंगर को नीचे रखें,
और अपनी मिडिल फिंगर को टूवर्ड्स क्या कर लें, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो आप देखेंगे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स दिस फेस, ये आप वेरीफाई कर लें। सो एज अ रिजल्ट दिस फेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये जो सामने वाली फेस है CPFS, और इन दो फेसेस के बीच में आपके पास एक ये फेस होगी और ये एक ये फेस होगी, इनके बीच में आपके पास हॉल वोल्टेज डेवलप होगी। ठीक है, सो जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, जिस डायरेक्शन में आपका करंट जिस फेस से एंटर हो रहा है, इस फेस को और इसके अपोजिट को छोड़ के बाकी दो फेसेस जो है उन पे हॉल वोल्टेज डेवलप होती है। तो यहाँ पे आपने देख देना है कि कौन सी फेसेस आपको समझ आ गई हैं कि। एक सेकेंड, देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय स्क्रीन शेयरिंग। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया कि किन फेसेस के बीच में हॉल वोल्टेज डेवलप होगी। The current is produced by charge carriers, each of charge q moving at velocity v in the direction of the current. So the number density of charge carriers, that mean के ये आपके पास सेमी कंडक्टिंग स्लैब है, और इस पे अब उसने कहा नंबर डेंसिटी ऑफ दिस डिराइव एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द हॉल वोल्टेज VH to VVV दिस। अब इसमें हमें हॉल वोल्टेज को डिराइव करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो इसी डायग्राम पे देखें अगर आप, हॉल वोल्टेज की डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि उसने कहा जी दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एंटर होता है। अब अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन डाउनवर्ड, और अगर इंडेक्स फिंगर को वो करें टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स जो ये जो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज, वो इस तरफ होगा, ये इधर मूव करेगा, जिसकी वजह से इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये एक हॉल वोल्टेज डेवलप होगी बिटवीन दीज टू फेसेस। अगर आप इस फेस को और इधर वोल्ट मीटर लगाएंगे इस फेस के बीच में, तो आपको ये रीडिंग दिखाएगा। अब जब ये हॉल वोल्टेज डेवलप होगी तो इस चार्ज पे अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पे इस तरफ लगेगी क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये है, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। सो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इधर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये यहाँ पे ही मैं कराता हूँ, F m = F e, तो फिर जो बाद वाले चार्ज पार्टिकल होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएंगे, मतलब फिर आपको मैक्सिमम हॉल वोल्टेज अचीव हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, QVB, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है, सो इसलिए साइन ऑफ 91 होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों होती है EQ, ये से कैंसिल हो गया, और हमने जो है VB = E, और आपको पता है कि इन दो फेसेस के बीच में यहाँ पे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और हम इसको नाम दे देते हैं D, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेट सेट इज D, और दैट इज थिकनेस T। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हॉल वोल्टेज जो यहाँ पे डेवलप हुई है VH डिवाइडेड बाय
डी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी। सो इससे हॉल वोल्टेज को सब्जेक्ट बनाए तो यू विल गेट वी बी डी। अब आप एस में आए, इक्वेशन ऑफ करंट क्या होती है, आई इज इक्वल टू एन ए क्यू वी। इसमें एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज कैरियर्स, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल जो होगा वो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, डी टाइम टी टाइम क्यू टाइम वी। तो आपने क्या करना है, यहां से v को सब्जेक्ट बनाएं और इस v को उठा के इसकी जगह डाल दें। ठीक है, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सो वी इज आई ओवर एन ए क्यू टाइम बी डी। अब बहुत आप करीब पहुंच चुके, एरिया की वैल्यू डाल दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा डी टाइम टी, रेक्टेंगुलर फेस है, सो उसकी वैल्यू बच्चों डाल देंगे, बी डी ओवर एन और साथ में डी टाइम टी। ठीक है, क्यू। तो ये डी डी आप कैंसिल कर दें, तो आपके पास बच गया बी आई ओवर एन टी क्यू। ये हॉल वोल्टेज की का एक्सप्रेशन तो आपको फ्रंट पेज पे गिवन होगा, इसलिए आपने जो है इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना है। और यही उसने बात की है कि आपको ड्राइव एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द हॉल वोल्टेज टू वी बी डी, where where d is one of the dimension of the slice। ठीक हो गया। अब अच्छा, यहाँ पे इसके लिहाज से, हाँ, तो अब आपके पास ये हॉल वोल्टेज का वी बी डी ये रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, हॉल वोल्टेज टू वी बी एंड डी, ये पहले 3 नंबर यहाँ पे आ गए। उसके बाद यूज योर आंसर्स एंड एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द स्लाइस, तो आप यहाँ तक पहुंचाएंगे। तो मैंने एक ही गो में सारा काम कर दिया आपका। एक्सप्लेन योर वर्किंग, आपने ऑब्वियसली एक्सप्लेन, जब आपने कर रहे होंगे तो एक्सप्लेन आपने कर ही लेनी है। ठीक है, तो पहले 2 नंबर यहाँ तक आपको मिल जाएंगे, उसके बाद अगले 3 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वेरी इजी, आसान काम। कहता है अगला क्वेश्चन कि एक्सप्लेन सजेस्ट व्हाई द हॉल वोल्टेज इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन थिन स्लाइस ऑफ कॉपर। यहाँ से इसमें देखें कि अब कॉपर की बात हो रही है, तो आपको पता है कि हॉल वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमने कैसे लिंक करना है, बाकी करंट से हम ज्यादा कर सकते हैं बी बी, लेकिन कॉपर का चूंकि सबसे पहले बात करनी है कि हॉल वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, और कॉपर के लिए जो मेटल्स होते हैं उनके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बहुत लार्ज होता है, सो दैट्स वाई हॉल वोल्टेज जो है वो स्मॉल होगी। पहले आपने एक रीजनिंग देनी है कि हॉल वोल्टेज और इनका रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद जब आप ये कर चुकेंगे तो फिर आप इसको जो है जस्टिफाई करने की पोजीशन में होंगे। ठीक है, सो मेटल्स के अंदर एन वेरी लार्ज होता है, किसी भी, सो दैट्स व्हाई वी एच इज वेरी स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 5 को आप खुद ट्राई करें वीडियो स्टॉप करके। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। चलें मैं इसको आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। The magnetic field, normal current I in the slice, this, the potential difference, Hall voltage is developed across the slice. State the phases between which the Hall voltage is developed. बहुत आसान काम हमने पहले कर दिया। इसको ये वही क्वेश्चन है कि आपका ये जो है आपका क्रॉस सेक्शन है, और इन दो फेसेस के, एक ये फेस है और एक ये फेस, इनके बीच में हॉल वोल्टेज डेवलप होगी। इनके नाम आपने लिख देने, डी ई आर क्यू, और दूसरा सी एफ एस पी। Explain why a constant voltage is developed between the phases you have named in। क्यों कांस्टेंट वोल्टेज डेवलप हो गई और उसके बाद चेंज क्यों नहीं हुई। आपको पता है कि जब आपके पास यहाँ से चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, चार्ज कैरियर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं,
और चार्ज कैरियर्स जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। सो चार्ज बिल्डअप होगा जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये रीज़न बतानी है कि हॉल वोल्टेज क्यों डेवलप होती है, हॉल वोल्टेज की रीज़न क्या है। सबसे पहली बात कि जो चार्ज कैरियर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो these charge carriers are moving perpendicular to the magnetic field, so that's why they will experience some force। और वो फोर्स किधर होगी, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। और उसकी डायरेक्शन हम ऑलरेडी बात कर चुके कि मैग्नेटिक फील्ड अब आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर, और मिडिल फिंगर आपकी टुवर्ड्स राइट इस डायरेक्शन में। तो फोर्स जो है वो उस पे इधर लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स दिस फेस। सो एज अ रिजल्ट ये फेस जो है आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसलिए दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको हॉल वोल्टेज कहते हैं। तो रीजनिंग क्या देनी है, रीजनिंग ये देनी है कि जब भी चार्ज कैरियर्स जो हैं, एज द चार्ज कैरियर्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो द चार्ज कैरियर्स विल एक्सपीरियंस फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो इन पे फोर्स लगेगी। ठीक है, तो सो चार्ज जो बिल्डअप होता है फेसेस पे, दैट विल सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द स्लाइस, या जिससे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगी। सो जो चार्जेस बिल्डअप होते हैं दे विल रिजल्ट्स इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्लाइस। ये जो चार्जेस बिल्डअप हो गए ये क्या करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे। ठीक है, सो कांस्टेंट कब होगी, जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी। इसमें ये भी जिक्र करना है आपने कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लग रही है, इस पे सॉरी मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रही है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इस पे इलेक्ट्रॉन पे इधर लग रही है, चार्ज कैरियर्स पे। तो जब ये दोनों इक्वल होती है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फिर उसके बाद मैक्सिमम हॉल वोल्टेज अचीव हो जाती है। उसके बाद फर्दर फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स नहीं होती। ठीक है, तो पहले शुरू में मूव करते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाता है। फिर एक वक्त आता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, जो ऊपर हमने यूज भी किया। तो उस वक्त आपके पास उसके बाद फर्दर जो है वो आपके पास नहीं होता हॉल वोल्टेज का इंक्रीज। उसके बाद टू स्लाइसेस हैव सिमिलर डायमेंशंस, वन स्लाइस इज मेड अप ऑफ मेटल और दूसरी स्लाइस जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल की। तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन ज्यादा हाई लार्जर हॉल वोल्टेज डेवलप करेगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और आपको पता है कि जी हॉल वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। सो मेटल्स के अंदर एन बहुत लार्ज है, हॉल वोल्टेज कम होगी। सेमीकंडक्टर्स के अंदर एन बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, दैट्स व्हाई हॉल वोल्टेज विल बी ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप ट्राई करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। आई होप कि आपने अपनी पूरी एफर्ट कर ली होगी इस क्वेश्चन में। इसमें ये देखें कि ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोस्टली पिछले केसेस में करंट की डायरेक्शन दे देता था, अब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स उसने डाल दिए। सो नेम द टू फेसेस बिटवीन विच द हॉल वोल्टेज विल बी डेवलप। तो आप अपना देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, तो अब ये इन पे फोर्स लगेगी, और वो फोर्स किधर होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है। इफ आई वांट टू शो यू, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास नीचे, और ये जो है दैट इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनको आपस में परपेंडिकुलर रखना है ऐसे,
मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, और जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो आपके पास जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स पे वो उस डायरेक्शन में लगेगी। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस पे फोर्स उस सामने वाली फेस पे गई। सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑन दिस टुवर्ड्स दिस फेस, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस स्लाइस में उधर चले जाएंगे, तो पीछे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो स्टेट एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द टू फेसेस नेम्ड इज मोर पॉजिटिव, तो आप ये देख सकते हैं PVSY, ठीक है। और एक्सप्लेन भी करना है कि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लगेगी, दे विल मूव टुवर्ड्स QWRX, सो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट जो आपका दूसरी साइड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी रीजनिंग आपने देनी है बच्चों। ठीक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो किस फेस की तरफ जाएंगे, किधर फोर्स मूव करेंगे, तो वो मैंने आपने कि इलेक्ट्रॉन सामने वाली फेस की तरफ जाएंगे, जो PVSY है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ऑल वोल्टेज का एक्सप्रेशन गिवन है, यूज द लेटर्स इन फिगर टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस T। प्यारे बच्चों, ये हम पहले बात कर चुके हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है कि T जो है वो थिकनेस ऑफ द स्लाइस होती है। T जो है वो यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी T। तो आप लेटर्स कोई भी लिख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, SY, RX, PV कुछ भी लिख सकते हैं। State the meaning of the symbols, number of free electrons per unit volume. State and explain the effect, if any, on the polarity of all voltage when the negative charge carriers electrons are replaced by the charge positive charge carriers moving in the same direction. इन इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों अब अगर आप पॉजिटिव चार्ज कैरियर से रिप्लेस कर देंगे, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा। अब आप जो है अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हुए फोर्स अगर निकालें, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स जो हैं दे विल बी एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन दैट डायरेक्शन, या वेरीफाई कर लें। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर थे ये इधर ही आएंगे इस तरफ, सो ये साइड जो है पॉजिटिव बन जाएगी। एज अ रिजल्ट ये साइड नेगेटिव, आप खुद सोच सकते हैं। तो इसलिए कोई पोलैरिटी पे फर्क नहीं होगा, कोई पोलैरिटी पे फर्क नहीं होगा। ठीक हो गया, अगले क्वेश्चन पे सोचें। सो इस केस में आपने जस्टिफाई करना है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दे विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे, तो अब ये दूसरे जो आए ये इधर आए, तो वर्ड्स में इसको लिखना है। सो दैट्स वाई कोई पोलैरिटी पे फर्क नहीं आएगा। Question 7. A uniform magnetic field has a constant flux density B. Straight wire of fixed length carries a current I at an angle of theta. The current in the wire is changed, keeping the angle constant. So फोर्स वर्सेस करंट का ग्राफ बनाना है, तो वो बहुत सिंपल सा काम है। आपको पता है फोर्स इज, इतने सादे अब आप रहे नहीं हैं, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो फोर्स इज BIL साइन थीटा। क्या इसमें चेंज किया जा रहा है, करंट को चेंज किया जा रहा है, थीटा सेम रख रहे हैं। तो आप देखिए करंट को चेंज करते जाएंगे तो फोर्स चेंज होगी, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और आपने अगर आप इसका एस्टिमेट, इसका गेस लगा दें पहले और उसके बाद फिर मेरे आंसर्स को देखें, तो ये है स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। इसका ग्रेडियंट क्या होगा, BL साइन थीटा, अगर पूछना चाहे। अब क्या है, अगले पार्ट में थीटा को वेरी किया जा रहा है। नाउ थीटा एंगल बिटवीन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ वेरीड, और करंट को सेम रखा गया, फोर्स का ग्राफ। सो इस केस में आपको पता है कि F इज इक्वल टू B
IL साइन थीटा। बाकी बच्चों सब कुछ कांस्टेंट है, ये सारा कुछ कांस्टेंट है। थीटा के साथ वेरिएशन दिखानी है, तो साइन थीटा का ग्राफ आपको पता है क्या होता है, साइन ऑफ जीरो जीरो होता है। सो 90 पे इट विल बी मैक्सिमम। 90 तक बात हुई है, इसलिए 90 पे मैक्सिमम। साइन 90 अगर आगे होता तो आपको पता है कि ये इस तरह होता, लेकिन आपको 90 तक बात की है, ये साइन थीटा का ग्राफ है, तो यहाँ तक आपने इसको शो करना है। ये पार्ट बाकी नहीं लिखना। उसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस क्वेश्चन को मैं आगे नहीं बताऊंगा, आप खुद इसको सोच लें कैसे करेंगे। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको जरा समझ लें, सोच लें, पहले खुद करें कि हॉल प्रोब इज प्लेस्ड नियर टू वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। अब देखिए, हॉल प्रोब बेसिकली क्या होती है कि आपको पता है हॉल वोल्टेज इज BI/NTQ, और हॉल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B। और अगर हॉल वोल्टेज और B का ग्राफ बनाया जाए तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हम इस बात को यूज करते हुए, अगर हम एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के हॉल वोल्टेज देख लें कितनी है, तो हमें पता होगा कि फॉर एग्जांपल 2 मिली टेस्ला है, उस पे जो हॉल वोल्टेज है वो 2 मिली वोल्ट है। तो फिर एक अननोन मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड कर सकते हैं, अगर उसमें हॉल वोल्टेज हमें पता हो, लेट्स से 6 मिली वोल्ट है, तो हम वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी। तो ये हॉल प्रोब बेसिकली ये काम करती है कि किसी भी रीजन की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आपको बता देती है। कैसे कि हॉल वोल्टेज आप फाइंड कर लेते हो और उससे फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो फाइंड हो जाती है। अब क्या है कि जी, ये आपके पास सोलेनॉइड है, यहाँ से करंट की डायरेक्शन इधर होगी, और इनमें इन वायर्स के अंदर करंट डाउनवर्ड। तो ये कॉयल एक मैग्नेट मैग्नेट के तौर पे काम करेगी, और अगर आप राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करें, इस कॉयल को ग्रिप करें अपने राइट हैंड से, अपनी फिंगर्स को जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखें, क्योंकि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है उन कॉइल्स में जो आपकी तरफ है। तो ना जो थंब है वो नॉर्थ पोल को, तो ये आपके पास नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल। तो ये कॉयल आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे काम करेगी, सॉरी मैग्नेट के तौर पे काम करेगी, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का होगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे क्या कहानी है। पहली कहानी के जी, एक्सप्लेन है व्हाई हॉल प्रोब इज मेड फ्रॉम ए थिन स्लाइस ऑफ मटेरियल। तो आपने यहाँ से लिखना है कि हॉल वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, सो जितनी थिकनेस कम होगी हॉल वोल्टेज ज्यादा होगी। पहले इसके साथ लिंक करना है और फिर उसकी रीजनिंग करनी। इन ऑर्डर टू फॉर कंसिस्टेंट मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू बी मेड, द करंट इन द प्रोब मस्ट बी कांस्टेंट। वाई द करंट मस्ट बी कांस्टेंट। अब देखिए, मैंने बोला कि हॉल वोल्टेज ना सिर्फ करंट पे डिपेंड, मैग्नेटिक फ्लक्स पे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करती है, बल्कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन करंट। तो अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और हॉल वोल्टेज का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो बाकी सबको कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर आप साथ करंट को भी चेंज कर देंगे, तो फिर वो जो हॉल वोल्टेज में चेंज आएगी, वो ना सिर्फ करंट की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वजह से होगी, बल्कि वो करंट की वजह से होगी। तो इसलिए आपने देखना है, ये बताना है कि हॉल वोल्टेज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और करंट दोनों पे डिपेंड करती है, तो इसलिए जो है वो करंट को कांस्टेंट रखना है। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के, द प्रोब इज नाउ रोटेटेड थ्रू द एंगल ऑफ 360 डिग्री। ये देखें, ये प्रोब के टर्मिनल्स हैं, जो है आपको क्या दिखा रहे होंगे, हॉल वोल्टेज दिखा रहे होंगे। और एट थीटा इक्वल टू जीरो द हॉल वोल्टेज इज मैक्सिमम। अब थीटा 0 to 360 अगर चेंज किया जा रहा है, तो हॉल वोल्टेज में कैसे वेरिएशन होगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम पे चले जाते हैं, आपको एक चीज समझाता हूँ।
कि अब देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको विजुअलाइज करा देता हूँ, ये देखें, यहाँ पे हॉल वोल्टेज डेवलप हुई है इन दो टर्मिनल्स के बीच में। तो यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगाते हो, ये दो वायर्स हैं, एक इधर और एक इधर, तो ये आपको दिखाएगा हॉल वोल्टेज। जब आप इसको रोटेट कर देंगे, इसको अगर आप इसी प्लेट को रोटेट कर दें, स्लैब को 90 डिग्री, तो फिर क्या होगी? फिर इसकी सिचुएशन कुछ इस जो है आपके पास, ये इस तरह हो जाएगी जब आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे। करंट आपके इधर से गुजर रहा है, ये चार्ज है। जब आप इनको रोटेट कर देंगे तो आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए आप बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर से नीचे ऐसे, कि इन चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगी और ये किधर मूव होंगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे, और जो है वो मोशन जो है वो उसी डायरेक्शन में। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है, अब ये पॉजिटिव, ये सामने वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये जो साइड है नेगेटिव। लेकिन आपने जो प्रोब का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया हुआ है इधर, दूसरा आपने इधर कनेक्ट किया है इस फेस पे। ये छोटी फेसेस, एक आपने कनेक्ट किया हुआ था इधर और दूसरा आपने कनेक्ट किया हुआ इधर। लेकिन अब हॉल वोल्टेज डेवलप होगी आपकी इन दो फेसेस के बीच में। अगर आप देखें, अब हॉल वोल्टेज जो है वो इन दो फेसेस के बीच में डेवलप हो गई है। लेकिन हमने जो प्रोब के दो टर्मिनल्स हैं वो इधर फिक्स किए हुए हैं। तो अब इन दो के बीच में जो है, यहाँ पे कोई हॉल वोल्टेज नहीं है। हॉल वोल्टेज जो है वो इस इस फेस के में और ये सामने वाली फेस में। ठीक है। तो अब जब आपने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो अब जो हॉल वोल्टेज है वो जीरो होगी, पहले मैक्सिमम थी। ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूं, मुझे कैमरा ऑन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। ये देखो बच्चों, इसमें आपके पास ये ये फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल है, और करंट जो है आपका इस डायरेक्शन में आ रहा था ऐसे। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर से नीचे की तरफ है। तो इन दो फेसेस के बीच में हॉल वोल्टेज डेवलप हो रही थी, इधर और इस फेस के बीच में। हमने वोल्ट मीटर को ऐसे लगाया हुआ है, तो इन दो फेसेस के बीच में हॉल वोल्टेज थी। अब क्या किया है, जब आप इसको टर्न कर लेते हो ऐसे, तो फिर क्या होगा? अब करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऊपर से नीचे। अब जो होगा, इन दो फेसेस के बीच में हॉल वोल्टेज डेवलप होगी। लेकिन आपने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है इधर और इधर। तो अब क्या है, इन दो फेसेस के बीच में, एक फेस ये और दूसरी ये, अब जब इनके बीच में डेवलप हो जाएगी, तो आपका जो प्रोब है अब वो उसको जीरो दिखाएगा। ठीक है। इसलिए फिर फर्दर रोटेट करेंगे, फिर क्या होगा? जब ऐसे हो गया, तो अब आपके पास हॉल वोल्टेज जो है वो पोलैरिटी बदलने की वजह से अब क्या हुआ है कि अब वो नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि देखें, पहले वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, कॉमन इधर है, अब ये पॉजिटिव वोल्टेज दिखा रहा है। जब आप ऐसे किया तो ज़ीरो। जब आपने 360 सॉरी 180 रोटेट कर दिया, तो आपकी हॉल वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, लेकिन वोल्ट मीटर का अब जो कॉमन वाला टर्मिनल है वो इधर आ गया। तो अब वो रीडिंग दिखाएगा नेगेटिव, फिर यहाँ पे ज़ीरो, और फिर जो है वो मैक्सिमम। इस तरह आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे इसको प्लॉट करना है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शुरू में हॉल वोल्टेज मैक्सिमम, अब ड्रॉ करते हैं इसको। पी मैक्स उसने कहा है ये 90 डिग्री पे जाके जीरो। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, 90 के बाद अब 90 पे क्या जीरो हुई है, तो 180 पे क्या है?
दोबारा से इतना है जितना आपने इधर को ड्रा करना है, उतने ही बॉक्सेस नीचे जाना है। बस मैं थोड़ा जल्दी में ही कर रहा हूँ, इतना इस चीज़ का नहीं देख रहा, आप देख लेना। ये, और फिर 270 पे दोबारा ज़ीरो, और 360 पे ये मैक्स। ये इस तरह जो है वेरिएशन होगी हॉल प्रोब की। ऐसे आप किसी रीजन का अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना चाह रहे हैं फ्लक्स डेंसिटी हॉल प्रोब से, तो आप पहले हॉल प्रोब को रोटेट करते हैं, आप देखते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम रीडिंग आ रही है उसकी वहां पे रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर एग्जांपल एक रीजन की वो कहता है कि जी हॉल प्रोब से सॉरी फाइंड करें हॉल वोल्टेज, और आप क्या करते हैं कि हॉल प्रोब को आपने रखा ही इस तरह, ये इस तरह रखा हुआ है, तो ये ऐसे, तो फॉर एग्जांपल आपको कोई रीडिंग नहीं दे रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो है। इसका ये मतलब हो सकता है कि आपने इसको जो है हॉल प्रोब के टर्मिनल जो हैं, और आपने हॉल प्रोब को ऐसे रखा हुआ है, तो जैसा कि 90 डिग्री पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि हॉल वोल्टेज वो जीरो दिखाएगा। और आप इससे ये कह सकते हो, ये गलत कंसेप्ट आपके जहन में आ सकता है कि इस रीजन में कोई हॉल वोल्टेज नहीं है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड मैयर के फ्लक्स डेंसिटी मैयर किया जाता है हॉल प्रोब से, और सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा पोजीशन एडजस्ट करते हो उस रीजन में कि जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आती है। तो ये मोस्टली पेपर 5 के लिए आपसे कहा जाता है कि जी पेपर 5 में जब हॉल प्रोब की बात की जाती है कि हॉल प्रोब कैसे सेट करनी है और कैसे लगाना है, तो फिर आप जो है इसको इस चीज़ का ख्याल रखते हो। ठीक है बच्चों।